Okay, good evening, guys. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. And today we are going to start studying for our fourth semester, paper 1, जिसका नेम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हम संजय का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे क्योंकि मोस्टली RMPSU में वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको सर्कल कर दिया ताकि व्हेन यू कम बैक टू दिस वीडियो फॉर फाइनल रिवीजन तो आप खाली इन क्वेश्चंस को देख के अपने स्टेटमेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें फॉर बेटर रिवीजन। Question number 1. The process of making a judgment or measurement of worth of an entity, for example, person, process or program, is known as assessment. सबसे पहली चीज़ बहुत ईजी है, बहुत मतलब वो सिंपलेस्ट ट्रिक है कि जब आपके सब्जेक्ट का नेम ही असेसमेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ऐसे ऑप्शंस हैं और उसमें आपके सब्जेक्ट का नेम मेंशन्ड है ऑलरेडी, तो वैसे तो लॉजिकली ऑब्वियसली आई डू नॉट एनकरेज एनी तुक्का मार पढ़ाई, लेकिन अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो हाउ विल यू डू द डिडक्शन मेथड। तो आप मोस्टली जाएंगे विद द नेम इफ़ इट्स मैंशनड इन एनी ऑफ द ऑप्शंस, ताकि 90% ऑफ द टाइम वही ऑप्शन सही होता है। तो ये क्या कह रहा है, वो प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस जिससे हम जजमेंट करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी एंटाइटी, किसी भी पर्सन की, किसी प्रोग्राम की, किसी प्रोसेस की वर्थ क्या है, उसे हम असेसमेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड MCQ पे। एजुकेशनल असेसमेंट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड एवेल्युएटिंग डाटा फ्रॉम। जो एजुकेशनल असेसमेंट होता है तो वो कहाँ से अपना जो भी डाटा है उसको कहाँ से गैदर करता है, कहाँ से एवेल्युएट करता है, कहाँ से उसका मूल्यांकन करता है, तो वो है लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स। क्योंकि जब हम और ऑप्शंस पढ़ेंगे तो वो नेचुरली ही डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के थ्रू तो हम किसी का एजुकेशनल असेसमेंट नहीं करते। फिर है एजुकेशनल पॉलिसीज़ हम लागू करते हैं, उससे हम किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का असेसमेंट नहीं कर सकते। और हायर क्लासेस डिफाइन नहीं करती कि बच्चे का असेसमेंट क्या होगा, उसका लर्निंग एक्टिविटीज़, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उसकी पढ़ाई के, वही डिफ़ाइन करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। टीचर्स यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर क्लासरूम असेसमेंट, दिस प्रोवाइड फीडबैक टू। जो टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं फॉर क्लासरूम असेसमेंट, और वो फीडबैक किसको जाता है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जाता है, एजुकेटर्स को जाता है, पॉलिसी मेकर्स को जाता है, सबको ही जाता है। जब टीचर ने किसी भी स्ट्रेटजी का असेसमेंट किया, क्लासरूम का मूल्यांकन किया, जब ये देखा कि भाई क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो जो रिज़ल्ट आया वो किस किस के लिए फ़ायदेमंद है, किस किस को फीडबैक मिल रहा है। स्टूडेंट को पता चल रहा है कि हाँ भाई उनकी कहाँ कमी है, वो क्या बेटर कर सकते हैं। पेरेंट्स को पता चल रहा है ठीक है बच्चे की अब तक क्या प्रोग्रेस है, कहाँ कैसे हो रहा है। एजुकेटर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो अदर मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, उन्हें पता चल रहा है ठीक है तो थिंग्स आर रनिंग स्मूथली। जो प्रोग्राम्स हम लोग, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, वो सब अच्छे से अप्लाई हो रही हैं और उनका कोई रिज़ल्ट आ रहा है। उसके बाद है MCQ 4, इट इज़ अ स्टेटमेंट, हमें याद रखना है। असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge। यानी कि असेसमेंट एक प्रोसेस है, सिर्फ इतना ही याद रखना जितना मैंने अंडरलाइन किया है, गैदर करने का और डिस्कस करने का इन्फॉर्मेशन को, बस इतना याद रखना। और ये किसने बोला है, ह्यूबा एंड फ्रीड ने बोला है। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 5 पे। ये कह रहा है, ये भी एक स्टेटमेंट है, असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हु सेड सो। ये किसने बोला कि जो असेसमेंट है वो एक सिस्टमेटिक बेसिस है, ये बोला है अरविंद ने। सिस्टमेटिक बेसिस असेसमेंट, आप उससे ही इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आता है 6th वन, what of the following provides information about the levels of understanding that students are reaching। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो ये इन्फॉर्मेशन देती है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक पहुँचा है। असेसमेंट ही बताएगा। जब बच्चों का असेसमेंट होगा, जब बच्चों का मूल्यांकन होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चे ने ठीक है ये चीज़ पढ़ी लेकिन उसको वो चीज़ समझ आई या नहीं, और आई तो कितनी समझ आई। नंबर 7, इट इज़ ऑल्सो एन स्टेटमेंट। ये कह रहा है
असेसमेंट एंड फीडबैक आर क्रूशियल फॉर हेल्पिंग पीपल लर्न। इतना ही याद रखना है, असेसमेंट जो है और जो फीडबैक है वो क्रूशियल है लोगों को हेल्प करने के लिए। ये किसने बोला है? ब्रांसफोर्ड, ब्राउन एंड कॉके। मैंने ऐसे याद किया था, BBC, ब्रांसफोर्ड, ब्राउन एंड कॉके। फिर है नंबर 8, a tool used by the teacher to continuously monitor students' progress is known as। एक टूल जो टीचर्स यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने को, वो टूल क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। सिंपल। मेजरमेंट तो टीचर करेगा नहीं, कैलकुलेशन टीचर करेगा नहीं, ओपिनियन फॉर्मेशन भी होगा नहीं। फिर है नंबर 9, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ डन थ्रू। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अब याद रखना है फॉर्मेटिव है, यानी कि इसमें क्लासरूम में जो जो फॉर्मली हम करते हैं, जैसे हम टेस्ट लेते हैं, क्विजेस लेते हैं, हम होमवर्क देते हैं, हम क्लास वर्क कराते हैं, हम ओरली क्वेश्चंस करते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। उसके बाद 10th है, द स्कूल शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द फॉर्मेटिव असेसमेंट टू ओनली अ पेपर पेंसिल टेस्ट। देयर आर अदर मीन्स ऑफ टेस्टिंग सच एज थ्रो। यानी कि स्कूल को सिर्फ एक फॉर्मेटिव असेसमेंट को पेपर पेंसिल टेस्ट तक नहीं रोकना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि पेपर दे दिया, क्वेश्चन का आंसर पेंसिल से लिख दो, ख़त्म। नहीं, हमें उसमें कन्वर्जेशंस और इंटरव्यूज़ इन्वॉल्व करने चाहिए, हमें ओरल और विजुअल टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकल असेसमेंट्स करने चाहिए, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। याद रखना है RMPSU में मोस्टली मोर देन 90% ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब हमारे पूरे 100 में से 75 MCQs नहीं बैठ रहे हैं, तो तब ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस ढूंढो और उन पर टिक लगाओ। अगर 5 में ऑल ऑफ द अबव लगा के आए हो, 3 या 4 तो सही हो ही जाएंगे। उसके बाद नंबर 11, विच असेसमेंट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। कौन सा असेसमेंट इंस्ट्रक्शनल पीरियड के एंड में दिया जाता है? अब है इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे हैं, सब दे दिया, उसके एंड में क्या होगा? समेटिव असेसमेंट। सब कुछ समराइज होकर एक फाइनल जो असेसमेंट होता है। नंबर 12 है, ये एक स्टेटमेंट है, good summative assessment tests and other graded evaluations must be demonstrably reliable, valid and free of bias। यानी कि जो अच्छे summative assessment tests होते हैं वो रिलायबल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए और फ्री होने चाहिए, कोई भी बायसनेस यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किसने बोला है? एंजेलो एंड क्रॉस ने। नंबर 13, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ जनरली डन। बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जाता है? एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, एकेडमिक सेक्शन के एंड में। जी बिल्कुल सही, जब एकेडमिक सेशन ख़त्म होने वाला होता है तभी तो होता है, जैसे हमारा हो रहा है। फिर एट ऑप्शन बी, एट द बिगनिंग। बिगनिंग में हम कैसे कर सकते हैं? जब बच्चा हमारे पास एज अ ब्लैंक स्लेट आया है। फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे भी आप इंटरव्यूज़ ले सकते हो, बट आप बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट फाइनल नहीं कर सकते। और लीविंग स्कूल, बच्चा स्कूल ही छोड़ रहा है, आप असेसमेंट क्या ही कर लोगे, राइट। 14th कह रहा है, समेटिव असेसमेंट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज। जो समेटिव असेसमेंट है, जो फाइनल असेसमेंट होता है बिल्कुल एंड में, वो किस स्टैंडर्डाइज टेस्ट से होता है? देखो, बोर्ड एग्ज़ाम भी कराते हैं हम एंड में, हम हाफ ईयरली एनुअल भी लेते हैं, हम यूनिट टेस्ट भी लेते हैं। ये प्रॉपर समेटिव है, बीच बीच में एफेज नहीं हो रहे, प्रॉपर ऐसे हो रहे हैं, समेटिव असेसमेंट्स हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आज हमने 14 MCQs डिस्कस किए। इफ़ यू वांट मोर देन डू कमेंट मोर इन द कमेंट सेक्शन, और मैं और MCQs लाऊंगी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नोट्स से भी पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए मैं और क्या अपने अकाउंट पे, अपने चैनल पे बेटर कर सकती हूँ। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने बैचमेट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, एंड टाइम पे रिवीजन कीजिए, एंड आई होप यू ऑल डू बेस्ट। बाय बाय।